दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि ममलूक वंश का स्थापना कैसे हुई। ममलूक वंश या हम इसको दास वंश भी कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन सत्ता शुरू की और दास वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक साबित होता है, क्योंकि उस समय की परिस्थिति थी, चारों तरफ युद्ध करने वाला ही विजयी होता और वही शासन सत्ता करने में सक्षम माना जाता था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था। फिर क्या हुआ कि लोगों ने यह सोचा कि अगर आराम शाह ही शासन सत्ता चलाएगा तो जल्द ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाएगा। इन सब चीजों को देखते हुए कुछ अमीर सरदारों ने यह फैसला किया कि किसी योग्य व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए और दिल्ली की गद्दी पर उसको बैठाया जाए। इन योजनाओं के साथ लोगों ने बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली पर शासन सत्ता चलाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इल्तुतमिश आता है और दिल्ली पर शासन सत्ता स्थापित करता है। जब दिल्ली पर शासन सत्ता स्थापित करता है तो उससे पहले यह बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार है इल्तुतमिश। इसको उस समय के प्रमुख अमीर जो थे उसमें अली इस्माइल ने इसे दिल्ली पर शासन सत्ता स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। अली इस्माइल, जब अली इस्माइल इसको आमंत्रित करता है कि आप आइए दिल्ली पर शासन सत्ता स्थापित करिए, इल्तुतमिश तुरंत इसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है। इल्तुतमिश ये इसके आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है तुरंत। भाई सूबेदार था, अब उसको शासन सत्ता में भागीदार के प्रमुख के पद पर नियुक्त करने की योजना थी, तो जाहिर सी बात वो स्वीकार कर लेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जो आराम शाह पहले से गद्दी पर बैठा हुआ था, आराम शाह ये पहले से गद्दी पर बैठा हुआ था, अब इसने विरोध किया। अब इसके साथ और इल्तुतमिश का युद्ध होता है। कहां पर होता है? युद्ध के मैदान में। 1210 ईस्वी में युद्ध में इस इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हो गया। लेकिन इसकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई। ऐबक के संरक्षकों का जो प्रधान प्रमुख था, ऐबक के जो संरक्षक थे, ऐबक के संरक्षक, इनका जो प्रधान था, प्रमुख था, उसने भी इल्तुतमिश का विरोध कर दिया। साथ में उस समय जो काजी वजहुद्दीन, ये काजी वजहुद्दीन थे, कुछ विद वेत्ताओं के साथ इन्होंने भी इल्तुतमिश का विरोध कर दिया। इल्तुतमिश का विरोध क्यों किया? इन लोगों का यह तर्क था कि इल्तुतमिश इल्तुतमिश ये स्वतंत्र आदमी नहीं है, यह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया कि इन लोगों को शांत करने के लिए जो इसको मुक्ति पत्र मिला हुआ था, यह मुक्ति पत्र मिला हुआ था, इसको इसने दिखा दिया और इन लोगों से कहा कि देखिए भाई, ये कुतुबुद्दीन ऐबक बेशक हमको गुलाम बना के रखा था, लेकिन उसने मुझे मुक्ति पत्र भी दे दिया कि तुम स्वतंत्र हो। इस तरीके से मैं स्वतंत्र हूं। जब इसने मुक्ति पत्र दिखाया तो इन लोगों ने भी शांत होना ही अच्छा समझा। ये लोग शांत हो गए और इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। ऐबक का ये दास है इल्तुतमिश। और क्या है? ये प्रथम इलवारी तुर्क है। प्रथम इलवारी शासक है ये। साथ में क्या है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है। यह प्रथम इलवारी शासक, प्रथम दिल्ली का सुल्तान है और ऐबक का दास। ये जो इल्तुतमिश है, ये शासन सत्ता पर जब स्थापित था सुल्तान के पद पर, ये गोर के किसी शासक से नहीं ये अधिकार पद प्राप्त करता, बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा का मतलब उस इस्लामी जगत का सबसे प्रमुख व्यक्ति था, उससे इसने स्वीकृति प्राप्त की थी। बगदादी खलीफा ने क्या किया कि 1229 ईस्वी में इसको
शासन सत्ता पर स्थापित करने का अधिकार पत्र सौंपा। खलीफा ने क्या किया कि इसे विशिष्ट अधिकार पत्र, विशिष्ट अधिकार पत्र, साथ में क्या हुआ, सम्मान सूचक वस्त्र भी इसको दिया। जैसे आजकल नहीं होता है कि लोग साल और किसी को उड़ा के जो उसका सम्मान करते, उसी तरीके से बगदाद का खलीफा, उसका क्या नाम था, अल मुनत्तसिर बिल्लाह। अल मुनत्तसिर बिल्लाह ने क्या किया कि इसे विशिष्ट अधिकार पत्र और वस्त्र प्रदान किया। वस्त्र प्रदान इसको कहते हैं खिलयत, खिलयत, ये इसको सौंपा। इस तरीके से खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश होता है। अच्छा, ये जो खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला जानकारी हमको है, ये हमको मिली कहां से, तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है, इनकी पुस्तक है तबकात नासिरी, तबकात नासिरी। इसी के माध्यम से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि बगदाद के खलीफा अल मुनत्तसिर बिल्लाह ने इसे जो है विशिष्ट अधिकार जो है शासन सत्ता पर चलाने का दिया था। अब इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में, इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1210 के साथ साथ ये 1236 ईस्वी तक शासन सत्ता चलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो गुलाम वंश या दास वंश का सबसे लंबे समय तक शासन सत्ता चलाने वाला इल्तुतमिश पहला था। यह लगभग 26 वर्षों तक शासन सत्ता पर काबिज रहा। लगभग 26 वर्ष तक ये शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाता है, 1210 से 1236 ईस्वी तक। अब हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश से और क्या प्रश्न निकल के आते हैं पेपर में। इस इल्तुतमिश का अर्थ है, इसका अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। यह इल्तुतमिश इलवारी जनजाति का है, इलवारी जनजाति का है। इस तरीके से कहते हैं कि इलवारी वंश का पहला जो है सुल्तान इल्तुतमिश बनता है। यह इलवारी जनजाति का इल्तुतमिश है और इसके पिता इलम खां, इसके पिता इलम खां जनजाति के सरदार हैं, जनजाति के सरदार है। अब देखिए, जिसका पिता सरदार हो, मुखिया हो, उसका बच्चे का बाल्यावस्था जाहिर सी बात है काफी अच्छी अवस्था में बीतेगा। तो इसका बाल्यकाल काफी संपन्न अवस्था में बीता। ये इल्तुतमिश रूपवान और बुद्धिमान था। यही वजह बनी कि इसे अपने परिवार से बिछुड़ना पड़ा। बिछुड़ना कैसे पड़ा कि इसके परिवार में जो इसके भाई थे इसे ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत था, साथ में बुद्धिमान था। एक बार इसको लोग मेला दिखाने के लिए लेके जाते हैं, धोखे से ही एक गुलामों के व्यापारी जो था उसके हाथ में इस बेच देते हैं। इसके ही भाइयों ने इसको बेच दिया। इस तरीके से बाल्यावस्था में ही इल्तुतमिश अपने परिवार से बिछड़ जाता है। जब इसके भाई व्यापारियों को बेच देते हैं तो वह व्यापारी लेके जाता है जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा, इसको खरीद लेते हैं। एक दूसरे आते हैं जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा। जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा ने इसे खरीदा और कहां ले गए, इसको गजनी लेके चले जाते हैं। गजनी लेके चले जाते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि मोहम्मद गोरी ने जब इल्तुतमिश को देखा, मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश को देखा और इल्तुतमिश के बुद्धिमानी, चतुरता और रूपवान से वो इतना प्रभावित होता है, वो कहता है गोरी कहता है जमालुद्दीन से, जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा कहता है कि इल्तुतमिश को मुझे दे दो, हम आपको कुछ रुपया दे देते हैं, आपको कुछ
धन दे देते हैं। तो जमालुद्दीन मोहम्मद चिश्तवा कहते हैं कि हम इतने धन में इसको बेचेंगे नहीं, जिससे मोहम्मद गोरी रुष्ट हो जाता है और कहता है कि इस इल्तुतमिश को गजनी में बेचा नहीं जाएगा, अर्थात इल्तुतमिश के गजनी पर बिक्री पर रोक लगा दिया मोहम्मद गोरी ने। अब कुछ समय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुजरात विजय के बाद गजनी पहुंचता है और वहां पर ये इल्तुतमिश से मिलता है। इल्तुतमिश की वाक्पटुता और निर्भीकता से प्रभावित होकर ऐबक ने गोरी से कहा कि हम इसको खरीदना चाहते हैं। गोरी ने कहा कि चूंकि मैंने अब गजनी पर इसके बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, एक काम करो, इसको जो है इल्तुतमिश को दिल्ली लेके जाओ। और इस इल्तुतमिश को दिल्ली लेके आते हैं, जहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश साथ में और किसको, तमगाज रूमी को खरीद लेता है। इन दोनों दासों को ये ऐबक दिल्ली में खरीद लेता है। इन दोनों को खरीदता कितने में है, 1,00,000 जीतल में, 1,00,000 जीतल में इसको खरीद लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जीतल उस समय की मुद्रा थी, 1,00,000 जीतल में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को खरीदता है। ऐबक इससे प्रारंभ से इतना प्रभावित था कि जब ऐबक इल्तुतमिश को लेके आता है, इल्तुतमिश को खरीद के लेके आता है, तो सबसे पहले इसे देता है सर-ए-जहांदार का पद। सर-ए-जहांदार अर्थात रक्षकों का प्रधान। अब हम समझ सकते हैं कि जब इल्तुतमिश को प्रारंभ में ही कुतुबुद्दीन सर-ए-जहांदार जैसे एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करता है, तो इल्तुतमिश कितना योग्य रहा होगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी, अपनी निर्भीकता के बल पर इल्तुतमिश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा था। एक नए नए पदों को, महत्वपूर्ण पदों को जो है ये सुशोभित कर रहा था। इल्तुतमिश जो है प्रारंभ में सर-ए-जहांदार के पद पर नियुक्त हुआ, उसके बाद ये अमीर-ए-शिकार के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर-ए-शिकार के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर-ए-शिकार के पद पर नियुक्त हुआ। ग्वालियर विजय के बाद जब ये ग्वालियर पर विजय प्राप्त करके आता है, ग्वालियर पर विजय प्राप्त करके आया, तो इसे जो है अमीर नियुक्त कर दिया गया। ग्वालियर पर विजय प्राप्त करके आता है तो इसे अमीर बना दिया जाता है। उसके पश्चात ये जो है बदायूं का सूबेदार, दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख प्रांत था बदायूं, उसका जो है सूबेदार बनता है। बदायूं का ये सूबेदार बन गया। इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। बदायूं के सूबेदार के बाद ये दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। जब अली इस्माइल ने इसको आमंत्रित किया कि आप आइए, आराम शाह को हटा के दिल्ली की गद्दी पर बैठिए, तो ये बदायूं से सीधे दिल्ली की गद्दी पर आके आसीन होता है। अब इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है, सल्तनत का राजा हो गया, सल्तनत का शासक हो गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक हो गया। सबसे पहले इसने क्या किया कि ऐबक जिसने राजधानी लाहौर बनाई थी, ऐबक की राजधानी कहां थी, लाहौर थी, राजधानी लाहौर थी। इसने क्या किया कि इस राजधानी को परिवर्तित कर दिया। राजधानी को कहां लाया, अब राजधानी दिल्ली लेके आता है। इसने राजधानी दिल्ली लाई। इस तरीके से एक प्रश्न यहां से बनता है पेपर में कि सबसे पहले दिल्ली को राजधानी किसने बनाया, तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली को इल्तुतमिश ने बनाया। इस इल्तुतमिश ने अपना वजीर नियुक्त किया। इल्तुतमिश का वजीर कौन था, निजामुद्दीन जुनैदी। निजामुद्दीन जुनैदी इसका वजीर था। इसी की सहायता से इसने शासन सत्ता जो है सुचारू ढंग से चलाया और शासन सत्ता को अपनी मजबूती दिया। ये क्या हुआ कि इल्तुतमिश 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है, दिल्ली में। दिल्ली में इसकी 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। हम आप आगे देखते हैं कि इस इल्तुतमिश से और क्या पेपर में प्रश्न पूछता है। इल्तुतमिश
भारत में इकता प्रणाली को सुव्यवस्थित तरीके से, इकता प्रणाली को सुव्यवस्थित तरीके से शुरुआत करने के जो परंपरा शुरू हुई उसको इल्तुतमिश ने शुरू किया। ये इल्तुतमिश न्याय का बड़ा प्रिय था, न्याय इसको बहुत प्रिय था। ये हमेशा ये चाहता था कि हमारी जनता को जो है न्याय मिले। इसके लिए इसने प्रमुख शहरों और राजधानी में कई न्यायाधीशों की नियुक्ति की। उस समय जो है काजी और अमीर ए दाद न्याय के प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे। लेकिन जो न्याय का आखिरी अधिकार होता था, न्याय का सर्वे सर्वा, जो न्याय का सर्वोच्च होता था, वो राजा होता था। लेकिन इस राजा के नीचे जो है एक काजी उल कुजात होते थे। ये काजी उल कुजात राजा के नीचे वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था न्याय का, ये काजी उल कुजात होते थे। उसके नीचे काजी होते थे और ये अमीर ये दाद, ये दिल्ली राजधानी साथ में जो प्रमुख शहर थे उनमें ये राजा इल्तुतमिश ने ये व्यवस्था की थी कि जनता को न्याय मिले। साथ में जो एक विद्वान थे इब्न बतूता बताते हैं कि इस इल्तुतमिश के महल के बाहर संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे। 2 सिंह बने हुए हैं संगमरमर के। इन सिंहों के गले में जो है घंटी बधी होती थी। जिसको भी न्याय चाहिए था, इब्न बतूता बताते हैं कि जिसको न्याय चाहिए तो इस जो सिंहों के गले में घंटी बधी हुई थी उसको आपको बजाना होता था। और उस समय एक व्यवस्था थी कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको लाल वस्त्र पहनना। अगर न्याय मांगने वाला लाल वस्त्र पहन के मांगेगा तो लोग समझ जाएंगे कि ये आदमी न्याय के लिए ही लाल वस्त्र पहन के आया हुआ है। और ये जब सिंहों की घंटी बज जाती थी तो इसको तुरंत व्यवस्था की जाती थी कि इस आदमी को न्याय दिया जाए। ये इब्न बतूता बताते हैं कि इल्तुतमिश ने शासन में जो है न्याय व्यवस्था को अहम योगदान दिया, अहम रोल लगाया कि किसी को भी न्याय ऐसा ना हो कि न्याय ना मिले, सबको न्याय मिलनी चाहिए। इल्तुतमिश का सबसे प्रमुख इतिहास में किस में याद किया जाता है? इल्तुतमिश को सबसे ज्यादा मुद्रा के विकास के लिए याद किया जाता है। मुद्रा के विकास के लिए दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इस इल्तुतमिश के इतिहास को जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है कि ये इल्तुतमिश ने मुद्रा के विकास में काफी रुचि दिखाई। जैसे इसने क्या किया कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी सिक्के जो है चलाने वाला इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी सिक्के जो है सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने चलाया। इसे मुद्रा विशेषज्ञ कहा जाता था। इल्तुतमिश को मुद्रा विशेषज्ञ कहा जाता था। इसको मुद्रा विशेषज्ञ क्यों कहा जाता था? जैसे विदेशों में जो सिक्के ढलते थे उस पर टकसालों का नाम लिखा जाता था, लेकिन भारत में ऐसी परंपरा नहीं थी कि वो टकसालों का नाम लिखा जाए। लेकिन सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने व्यवस्था किया, कि विदेशों की भांति जैसे विदेशों में टकसालों का नाम लिखा जाएगा उसी तरह से भारतीय सिक्कों पर भी टकसालों का नाम लिखा जाएगा कि किस टकसाल से सिक्का ढला हुआ है। टकसाल के नाम लिखने की परंपरा जो है सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शुरू किया। इल्तुतमिश ने और क्या किया? सर्वप्रथम चांदी का टका जारी कर दिया। इल्तुतमिश सर्वप्रथम चांदी का टका जारी करने वाला भारत का सुल्तान था। और इसने एक सिक्का जारी किया, तांबे का जीतल भी इसने जारी किया, बनाया सिक्का। तांबे का जीतल भी इसने जारी किया। जैसे इल्तुतमिश ने चांदी का टका जारी किया, चांदी का टका। फिर क्या हुआ? बाद में आगे चल के बलबन ने सोने का टका जारी कर दिया। बलबन ने सोने का टका।
और सिकंदर लोदी ने जो है, सिकंदर लोदी ने तांबे का टका जारी किया। बलबन ने सोने का टका और सिकंदर लोदी ने तांबे का टका और चांदी का टका इल्तुतमिश ने जारी किया। जब इल्तुतमिश सिक्का जारी करता था तो उस पर जो लिखवाता था सदा विजयी इल्तुतमिश या धर्म और साम्राज्य का तेजस्वी सूर्य, धर्म और साम्राज्य का सदा विजयी इल्तुतमिश। और शक्तिशाली सम्राट, शक्तिशाली सम्राट, शक्तिशाली सम्राट भी अंकित करवाता था अपने सिक्कों पर। साथ में कुछ हिंदू धर्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह होते थे उनको भी अपने सिक्कों पर छपवाता था, जैसे शिव का नंदी, शिव का नंदी, और क्या चौहान घुड़सवार, चौहान घुड़सवार, इनको इसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। जब इसने 1231 से 32 ईस्वी के बीच, 31 से 32 ईस्वी के बीच कुतुब मीनार को पूरा करवाया, कुतुब मीनार के कार्य को इसने पूरा करवाया, तो इस पर इसने एक कार्य किया कि जो इसके आश्रयदाता थे, कुतुब मीनार के निर्माण के पूर्व होने के बाद जो इसके आश्रयदाता थे, आश्रय देने वाले इसके थे, उसने इस कुतुब मीनार के ऊपर नाम लिखवाया। किसका किसका नाम लिखवाया? मुहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इसने उस पर अंकित करवा दिया। और क्या क्या, सर्वप्रथम मकबरा बनवाने वाला, मकबरा का निर्माण करने वाला इल्तुतमिश प्रथम शासक था। मकबरा कहाँ निर्माण करवाया? अपने पुत्र के, जहां पर इसके पुत्र की कब्र थी, सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा का निर्माण करवाया। अपने पुत्र के कब्र के ऊपर सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया। यह मकबरा बनवाने वाला भारत का पहला शासक था इल्तुतमिश। ग्वालियर अभियान के बाद एक संस्मारक मुद्रा जारी होती है। ग्वालियर अभियान के बाद संस्मारक मुद्रा, जिस पर इस संस्मारक मुद्रा पर इल्तुतमिश के साथ साथ, इल्तुतमिश के साथ साथ इसकी पुत्री का भी नाम अर्थात रजिया का भी नाम जो है इस पर अंकित होता है। इल्तुतमिश क्या देखता है कि जो इसका योग्य पुत्र था वो तो मर गया और बाकी के जो हम हैं वो इतने योग्य नहीं है। इसने क्या किया कि अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि इसके मृत्यु के बाद जो उलेमा वर्ग और कुछ अमीर थे उन लोगों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उलेमा वर्ग ने क्या कहा कि ये जो शरीयत के विरुद्ध है कि एक स्त्री शासन सत्ता पर स्थापित हो। अब रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र होना शुरू होता है। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र होने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन ये एक अयोग्य शासक था, ये कमजोर शासक था। इसकी शासन सत्ता मात्र 6 माह ही चली। 6 माह के बाद जो है रजिया निकलती है और जनता के बीच जाके कहती है कि जो है हमको न्याय चाहिए। वो लाल वस्त्र पहन के दिल्ली की रोडों पर निकलती है और पहली बार किसी भी शासक के लिए जनता ने जो है उस आंदोलन में भागीदारी लिया कि किसी राजा का तख्ता पलट करके दूसरे को राजा बनाया जाए। इस तरीके से 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर दिल्ली की जनता ने जो भागीदारी लिया और किसको बैठा दिया गद्दी पर? रजिया को।
रजिया को जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता 1236 ईस्वी में। ये दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और आखिरी शासक थी। शासिका जो है ये आखिरी महिला शासक थी। ये रजिया जो है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक गद्दी पर रही। इसने अपने सिक्के पर, जो उसने सिक्का जारी किया, सिक्के पर उम्दत उल निसवा नाम से सिक्का जारी किया। उस पर जो है अपनी उपाधि उम्दत उल निसवा। इसका 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को 1240 ईस्वी का डकैतों ने इसका वध कर दिया, अर्थात रजिया मारी गई। किसके द्वारा मारी गई? डकैतों ने इसको जो है मार डाला। अब इसके बाद शासन सत्ता पर कुछ कमजोर राजाओं का जो शासन सत्ता शुरू होती है, जिनसे पेपर में काफी कम प्रश्न निकल के आते हैं। अब इसके बाद जो पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं कहां से ज्यादा से, वो बलबन का शासन सत्ता से प्रश्न निकल के ज्यादा से जाते आते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखते हैं कि बलबन से क्या प्रश्न निकल के आते हैं पेपर में। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।